Hello and welcome back once again to your own channel Judicious Payment of Gratuity Act 1972। आज का हमारा एक्ट रहेगा और इसके रिलेटेड टॉपिक जो हम कवर करेंगे इस सेशन में वो होगा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस एक्ट के बारे में। ग्रेचुइटी होती क्या है उसको डिफाइन करेंगे, कौन से एम्प्लॉइज ग्रेचुइटी रिसीव करने के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर एलिजिबिलिटी के बाद ये देखा जाएगा कि ग्रेचुइटी पे किसको करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज होती है नॉमिनेशन, यानी कि नॉमिनी बना दिया एम्प्लॉय ने किसी पर्सन को कि मेरे बिहाफ पर वो पर्सन ग्रेचुइटी का पैसा एम्प्लॉयर से ले ले, तो ये नॉमिनेशन का क्या प्रोसेस है। और लास्ट में एम्प्लॉयर किसको माना गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। और ये एक्ट आने से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव कराई कि उनको ग्रेचुइटी का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, ये इतनी इंपॉर्टेंट थी इन लोगों के लिए। तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली इस एक्ट से रिलेटेड जो बिल था वो पास हुआ 21 अगस्त 1972 को और एप्लीकेबल हो गया 16 सितंबर 1972 को। काफी लोगों ने डिमांड करी, तब उनको एक ग्रेचुइटी की फैसिलिटी प्रोवाइड हुई। तो सवाल यह है कि आखिर ये ग्रेचुइटी है क्या जिसके पीछे इतना ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। तो ग्रेचुइटी समझते हैं। देखिए, आजकल के करंट जनरेशन जो एम्प्लॉयज की है और जो एम्प्लॉयज पास्ट में काम करा करते थे उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज की जनरेशन के एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज ऑफ द पास्ट, इनके बीच में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो ये कि जो पुराने एम्प्लॉयज होते थे वो अपना पूरा प्रोफेशनली प्रोडक्टिव जो उनके काम करने का साल होते थे वो एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम करते करते उसको बिता देते थे, उसको गुजार देते थे। और जब ये एम्प्लॉयज रिटायरमेंट की एज पर पहुंचते थे, मतलब ओल्ड एज हो गई, अभी और काम नहीं कर सकते, तो इनका एम्प्लॉयर अपने इन लॉयल एम्प्लॉयज को उनकी लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी, उनके डेडिकेशन और काम के लिए एक गिफ्ट देता था। अब ये जो पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एज अ गिफ्ट देता था जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले रहा होता था, तब इसको बोलते हैं ग्रेचुइटी। सिंपल है। तो बेसिकली हुआ क्या, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक गिफ्ट दिया। कब दिया? जब एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़कर जा रहा था। यहां तक क्लियर है। अब एम्प्लॉयमेंट को छोड़ने की वजह काफी सारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट इसलिए भी छोड़ सकता है कि उसकी डेथ ही हो गई, या फिर काम के दौरान उसका कोई परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, अब वो काम करने लायक नहीं बचा। फिर हो सकता है कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, मतलब एज उसकी अभी नहीं हुई है रिटायरमेंट की, मगर वो खुद ही क्विट करना चाह रहा है, खुद ही वो रिटायरमेंट लेना चाह रहा है, तो यहां पर भी लीविंग एम्प्लॉयमेंट हो गया उसका। और लास्ट है, हो सकता है सुपर एन्युएशन हो जाए। सुपर एन्युएशन मतलब कि एम्प्लॉय की एज इतनी हो गई है कि लॉ के अकॉर्डिंग और सिस्टम के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग अब वो इस एज से ज्यादा काम नहीं कर सकता। कई डिपार्टमेंट में होता है कि 60 ईयर्स तक आप काम कर सकते हैं, उसके बाद आपको और काम आप नहीं करेंगे, आप रिटायर माने जाएंगे बाय डिफॉल्ट। उसको बोलते हैं सुपर एन्युएशन। तो ये फर्क है वॉलंटरी रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन में। वॉलंटरी रिटायरमेंट एम्प्लॉय खुद अपनी मर्जी से लेता है, रिटायरमेंट की एज से पहले ले सकता है, जबकि सुपर एन्युएशन में एम्प्लॉय को अब आगे काम वो नहीं कर पाएगा, उसको रिटायर करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी एज ओवर हो चुकी है। चलिए, अब ये तो देख लिया कि किन किन कंडीशन में ग्रेचुइटी पे करी जाती है। अब ये देखते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज एलिजिबल हैं ग्रेचुइटी रिसीव करने के लिए। ग्रेचुइटी सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज को पे करी जाएगी जिन्होंने एक सेम एम्प्लॉयर के अंडर कम से कम 5 साल के लिए काम करा हो, तो ही वो एलिजिबल होंगे ग्रेचुइटी रिसीव करने के लिए, ऐसे एम्प्लॉयज। मगर ये जो 5 ईयर रूल है ये एम्प्लॉय की डेथ और उसके परमानेंट डिसेबलमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय ने नौकरी ज्वाइन करी और 1 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई, तो हम क्या ये बोलकर उसको ग्रेचुइटी नहीं देंगे कि नहीं, अगर ये 5 साल बाद मरता तो इसको हम पैसे दे देते। या फिर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है उसका नौकरी ज्वाइन करने के 1 साल के अंदर, तो भी क्या हम उसको ग्रेचुइटी देने से मना कर देंगे ये बोलते हुए कि ये डिसेबलमेंट इसको जल्दी हो गया, अगर और 4 साल बाद होता तो 5 साल पूरे हो जाते, तब ग्रेचुइटीज को हम दे सकते थे। ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये 5 ईयर रूल इन 2 कंडीशंस,
डेथ ऑफ एम्प्लॉय और परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय के केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। ये याद रखने वाली चीज है। अब ग्रेच्युटी पे किसको करी जाएगी? आप कहेंगे सर ग्रेच्युटी एम्प्लॉय की है तो एम्प्लॉय को पे करी जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर एम्प्लॉय लिविंग है, और यह भी हो सकता है कि एम्प्लॉय की डेथ हो जाए, तो किसको पे करोगे? देखिए, अगर एम्प्लॉय लिविंग है तो हम उस लिविंग एम्प्लॉय को उसकी ग्रेच्युटी का पैसा दे देंगे। बात यहीं पर ही सेटल हो गई। अब बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है तो या तो उसका कोई नॉमिनी होगा जिसको उसने नॉमिनी बना रखा होगा कि मेरी डेथ के केस में इस पर्सन को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, या तो उसने ऐसा नॉमिनी अपॉइंट करा होगा या नॉमिनी अपॉइंट नहीं करा होगा। अब अगर नॉमिनी प्रेजेंट है, अपॉइंट कर रखा है, तो हो सकता है वो नॉमिनी मेजर हो, या ये भी हो सकता है कि वो नॉमिनी माइनर हो। मेजर माइनर एज के सेंस में बोल रहा हूं, मतलब 18 प्लस या 18 से कम एज का है। दूसरा सिचुएशन नीचे है कि नॉमिनी प्रेजेंट अगर हो ही नहीं, नॉमिनी अगर प्रेजेंट नहीं है तो कोई लीगल हेयर तो होगा, उसको दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं, नॉमिनी प्रेजेंट है और मेजर है, तो इस सिचुएशन में उस मेजर नॉमिनी को ग्रेच्युटी का पैसा दे दिया जाएगा। अगर नॉमिनी प्रेजेंट है और माइनर है तो उस सिचुएशन में आप देख पा रहे हैं यहां पर स्टार बना रखा है, क्या होता है अभी देखेंगे उसको। बात कर लेते हैं नीचे वाली सिचुएशन की। नॉमिनी प्रेजेंट नहीं है तो लीगल हेयर को दिया जाएगा, मगर लीगल हेयर भी तो मेजर और माइनर दोनों हो सकता है। अगर लीगल हेयर मेजर है तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी ग्रेच्युटी की, बात यहां पर खत्म हो जाएगी। अब बात जो दो आप स्टार देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पर, वो है एक नॉमिनी प्रेजेंट है और माइनर है, या फिर अगर नॉमिनी प्रेजेंट नहीं है, लीगल हेयर है और वो भी माइनर है, यानी नॉमिनी माइनर है और लीगल हेयर भी माइनर है। इन दोनों सिचुएशंस में ये सॉल्यूशन निकलेगा जो आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो भी पीएफ का पैसा होगा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक टर्म डिपॉजिट के अंदर, यानी कि एफडी के अंदर, किसी नेशनलाइज्ड बैंक में। जनरली एसबीआई से होते हैं काम। कौन जमा करेगा ये पैसा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसको कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है। किस लिए? माइनर नॉमिनी या माइनर लीगल हेयर के बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो छोटा कम एज का है, अभी उसको पता नहीं है कि कैसे पैसे को हैंडल करे। तो जब तक वो मेजॉरिटी की एज पर अचीव नहीं करेगा, ये पैसा टर्म डिपॉजिट के फॉर्म में सिक्योर रहेगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, नॉमिनी बन कौन सकता है? क्या किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं? ये देखते हैं। यहां पर सिर्फ एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को नॉमिनेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। फैमिली मेंबर्स, अब फैमिली मेंबर्स कौन हो सकते हैं? अगर किसी मेल एम्प्लॉय के केस में देखें तो उसकी वाइफ को फैमिली मेंबर माना गया, उसके चिल्ड्रन, जिसमें कि अगर उसने लीगली कुछ बच्चे अडॉप्ट भी कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आएगा। ऐसे मेल एम्प्लॉय के डिपेंडेंट पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ के डिपेंडेंट पेरेंट्स भी फैमिली मेंबर्स में आएंगे। और अगर इस मेल एम्प्लॉय का कोई बेटा था जिसकी डेथ हो गई है तो उसके बेटे की वाइफ और बच्चे वो भी इस मेल एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। सिमिलरली बात करें, अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके फैमिली मेंबर्स में किसको इंक्लूड करा गया? उसके हस्बैंड को, उस फीमेल एम्प्लॉय के चिल्ड्रन, जिसमें कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन भी आएंगे, उस फीमेल एम्प्लॉय के खुद के डिपेंडेंट पेरेंट्स जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, उस फीमेल एम्प्लॉय के हस्बैंड के डिपेंडेंट पेरेंट्स, और अगर सेम सिचुएशन है बिल्कुल, उस फीमेल एम्प्लॉय का कोई सन था जिसकी डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ, उसके सन की वाइफ और चिल्ड्रन वो भी फैमिली मेंबर्स के अंदर इंक्लूड करे गए। नाउ लास्ट डिफाइन करते हैं, एम्प्लॉयर किसको बोला गया इस एक्ट के अकॉर्डिंग? अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन की ओनर है, तो या तो कोई पर्सन एज एन एम्प्लॉयर अपॉइंट करा गया होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर कोई पर्सन अपॉइंट नहीं करा गया होगा एज एन एम्प्लॉयर। अगर कोई पर्सन अपॉइंट करा गया है एज एन एम्प्लॉयर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड, तो ऐसा पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा। मगर अगर किसी को अपॉइंट नहीं करा गया है तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होगी उसको मान लिया जाएगा एम्प्लॉयर। अगर कोई किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं,
या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइनेंस से रिलेटेड डील कर रही है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर वहां तक बात जाएगी, उनको एम्प्लॉयर यहां पर माना जाएगा क्योंकि कोई पर्सन अपॉइंटेड नहीं है। ये तो बात हुई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस की। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है जैसे कि डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी या एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ऐसी सिचुएशन में भी पहले वाला केस, या तो लोकल अथॉरिटी का कोई एम्प्लॉयर अपॉइंट करा गया होगा किसी पर्सन को या नहीं करा गया होगा। अगर अपॉइंट कर रखा है तो बात बिल्कुल सिंपल है, वो पर्सन जिसको अपॉइंट कर रखा है उसको एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर किसी को भी एज एन एम्प्लॉयर अपॉइंट नहीं करा गया है उस लोकल अथॉरिटी में, तो उस लोकल अथॉरिटी का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। और इन दोनों केसेस के अलावा जो भी और सारे अदर केसेस आते हैं, उस सिचुएशन में द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, वो व्यक्ति जिसका पूरा अल्टीमेट कंट्रोल है उस बिजनेस से रिलेटेड सारे काम के ऊपर, जो कंट्रोल कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, उसको बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉयर कंसिडर कर लिया जाएगा। So that is it for this session. Stay tuned for more. Till the time we meet next, it's Mehmet Sharma signing off. Bye bye and take care, and thank you so much.